हेलो गाइस, चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10वीं का पहला चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए जानते हैं भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का जमना, ये सब किसी के उदाहरण हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के ये उदाहरण हैं जिनमें भी परिवर्तन देख सकते हैं। अब इनके कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि उसमें अवस्था में परिवर्तन आया हो, उसका रंग बदला हो, तापमान में परिवर्तन आया हो और उसमें गैस निकलती हो, यानी गैस का उत्सर्जन हुआ हो। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं, मीन्स उनके परिवर्तन हैं। अब चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करें, मतलब उसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए एक समीकरण को लेकर के देखते हैं हम। इसमें जैसे ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आप देख सकते हैं कि इधर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये हमारा क्या है, ये अभिकारक है। और इससे हमें क्या उत्पाद मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हमारे दोनों क्या हैं, उत्पाद जो अभी रिएक्शन के तुरंत बाद बनते हैं। तो इसका हम समीकरण देख सकते हैं यहाँ पर, जिंक प्लस H2SO4 ये हमारा क्या है, अभिकारक। और हमें उत्पाद क्या मिल रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो ये LHS क्या है, राइट हैंड साइड, और इधर आप देख सकते हैं RHS क्या है, राइट हैंड साइड। तो चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक यानी उसके सिंबल क्या हैं और अभिकारक, उत्पाद के रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था क्या है, उनको लिखते हैं। जैसे सॉलिड मीन्स और गैस, लिक्विड, एक्वस, ये सभी उसकी क्या है, अवस्थाएं, किसकी, रासायनिक समीकरण लिखने की अवस्थाएं। तो चलिए अब जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित मीन्स ये जो समीकरण में दे रखा है, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमें इसमें क्या करना होता है, जो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इनके दोनों तरफ एलिमेंट के बराबर करने होते हैं। जैसे इधर आयरन है, वाटर है, हाइड्रोजन गैस है, हमें दोनों तरफ देखो आयरन की संख्या कितनी है, Fe, और राइट हैंड साइड में Fe कितना, 2 है, तो इधर हम 2Fe करेंगे। और इधर H2 कितने हैं, 2, इधर भी H2 है, तो बैलेंस है, ओके। ऑक्सीजन 3 है राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तरफ हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और Fe आयरन की संख्या को बराबर करेंगे, जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। ओके, आप देख सकते हैं ये सूचीबद्ध दिए गए हैं कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, फाइनली ये हमारा आंसर आ जाता है 3Fe प्लस 4H2O, क्या मिलता है हमें इससे, Fe3O4 प्लस 4H2 मीन्स इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए, और आयरन 3 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 राइट हैंड साइड में भी हो गए। तो ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये पूरी तरह से संतुलित हो गया है, मीन्स बैलेंस हो गया है। ओके, तो ऐसे ही हम विभिन्न एग्जाम्पलों को कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को कैसे कैसे लिख सकते हैं। S मीन्स सॉलिड यानी ठोस, द्रव मीन्स लिक्विड,
गैसीय अवस्था मीन्स गैस, जलीय अवस्था मीन्स एक्वस। इस समीकरण में देख सकते हैं आयरन जो हमारा वो सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस है वो, और वाटर जो है वो गैस अवस्था में है, और Fe3H2O4 किस में है, ये सॉलिड अवस्था में है, और हाइड्रोजन गैस का गैस की अवस्था में है। ओके, यानी जो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं रासायनिक समीकरण में, वो ताप, दाब या प्रत्येक आदि पर भी तीर के निशान पर नीचे देख सकते हैं। आफ्टर द रासायनिक समीकरण हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मीन्स इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और उससे मिलकर एक उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद खाली, जिसमें दो चीज़ें होंगी और दो चीज़ों से मिलकर एक उत्पाद बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B क्या बना रहा है, C, ओनली एक उत्पाद। अभिकारक इसमें कितने, दो। जैसे कोयले का जलना, जल का निर्माण, ये हमारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। देखो C फॉर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अभिकारक हैं और उत्पाद एक है। इसी तरह नीचे दूसरी रिएक्शन में H2 गैस है और O2 गैस है, दोनों को मिला करके H2O बन रहा है, वाटर। ये वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप H2O2 क्या है, अभिकारक, और उत्पाद एक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे एरो का निशान आएगा। अब दूसरी रिएक्शन आती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी आती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। जैसे CH4, ये क्या है हमारे पास, मीथेन है और ऑक्सीजन है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मिलता है और ऊष्मा गैस मिलती है। ओके, चलिए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ नहीं, संयोजन अभिक्रिया का एकदम जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक उत्पाद से दो अलग अलग उत्पाद बनते हैं। अभिकारक एक होता है और उत्पाद दो होते हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ संयोजन अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। चलिए बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ। जिन अभिक्रियाओं में उस अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा व प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि जिन अभिक्रियाओं में या अभिक्रियाओं को कार्य करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है और प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए गाइस जानते हैं अब तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या दे रहा है हमें, आयरन SO4 प्लस में दे रहा है कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, Fe आयरन है, इस Cu कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो उत्पाद में हमें FeCu की जगह आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। यही कहलाती विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक कोई दूसरा बंदा आता है और उसको हटा करके उसकी जगह ले लेता है, खुद बैठ जाता है, उसको भगा देता है, तो इसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चल अब बात करते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया की। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि दो या दो के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है,
आदान प्रदान होता है द्वैत विस्थापन में कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं तुम्हारी जगह ले लूँ। इनमें दोनों जगहों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम चला जाएगा बेरिलियम की जगह और बेरिलियम चला जाएगा सोडियम की जगह, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपचयन और उपचयन की बात। तो अपचयन में क्या हो रहा है और उपचयन में क्या हो रहा है? तो उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब कि उस अपक्रिया में ऑक्सीजन का आना, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब किसी भी अपक्रिया में अगर ऑक्सीजन आए और हाइड्रोजन जाए तो उसे कहेंगे उपचयन अपक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? CO2। तो यहाँ पे हमें कार्बन देखो, आगे उत्पादन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारा जुड़ जा रहा है इस अपक्रिया में, तो इसी क्या है? उपचयन अपक्रिया है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपचयन अपक्रिया की। इसमें क्या हो रहा है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हटना, वहाँ से भाग जाना, और दूसरा क्या है? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, उसे कहते हैं हम अपचयन अपक्रिया, यानी हाइड्रोजन का आना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन अपक्रियाओं में अपचयन उपचयन एक साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस से क्या बन रहा है? कॉपर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि CuO इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है और ऑक्सीजन H2 में जा कर के जुड़ जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक रेडॉक्स अपक्रिया है। तो चलिए अब जानते हैं इसके दैनिक जीवन में उपयोग, किसके? उपचयन और अपचयन के। सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयन की। पहला होता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है, मीन्स उसमें जंग लग जाती है। जब कोई लोहा या कोई भी धातु नमी या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि, ये क्या है? सब संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं? अपनी वस्तुओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं यसद लेपन मीन्स पेंटिंग, विद्युत लेपन विद्युत द्वारा की गई पेंटिंग, पेंट से आदि वगैरह से धातु को हम संक्षारण से रोक सकते हैं। दूसरा है विकृति गंधिता, यानी वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय: प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, और शीतलन द्वारा आदि। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए कई बार हम देख सकते हैं कि जो हम चिप्स खाते हैं डेली, कई बच्चे चिप्स खाते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है, जिससे कि चीज़ें लंबे समय तक उपयोग हो सके। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।